की बात कर रहे थे, पोलिंग के तुरंत बाद में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे पोलिंग होता है वहां से हम सभी ईवीएम मशीन्स को किसी एक सेंट्रलाइज जगह पे कलेक्ट कर लेते हैं एंड देन द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट स्टार्ट्स। कि जितने भी भाई जितने कैंडिडेट ने कंटेस्ट किया है और फिर इलेक्शन कमीशन के पास में रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज सभी ईवीएम मशीन्स के अंदर सभी के वोट रजिस्टर्ड हो गए और फिर उसके बाद में काउंटिंग की बात कर रहे थे। ठीक है, काउंटिंग के बाद में अब हम आते हैं कि वंस द इलेक्शन रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है उसके बाद में जो अगर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस हैं तो फिर जो भी इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं वो सीधे के सीधे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पहुंचा देता है और उसके अकॉर्डिंगली जो भी पार्टी जीत के आती है उनको जो है प्रेसिडेंट आपके इनवाइट करते हैं टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। नाउ जो आज का टॉपिक है, आज हम ले रहे हैं व्हाट मेक्स द इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक इलेक्शन। कि भारत के अंदर जो इलेक्शंस है, इलेक्शन तो बहुत सारे कंट्रीज के अंदर होते हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क्स हैं वो भी इलेक्शन कराते हैं, लेकिन हम बात करते हैं कि भारत का जो इलेक्शंस है उनको हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस किस तरह से बोल सकते हैं। भारत के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेटिक वे में होते हैं, फ्री एंड फेयर होते हैं, तो वो कौन सी चीजें हैं। अब देखो, ऑब्वियसली जब भी कहीं पर इलेक्शंस होते हैं कि उनमें कुछ ना कुछ फ्लॉज तो होते हैं, तो कुछ एलिगेशंस तो लगते हैं कि वही जो इलेक्शंस हैं वहां पर जो इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड द एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर लिस्ट, के जो फॉल्स नेम है वो जिनके यानी कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जो वोटर्स हैं नहीं उनके भी नाम। मैं ये बता रहा हूँ कि पहले तो जो इलेक्शंस होते हैं, दो इलेक्शंस आर हेल्ड फ्री एंड फेयर, लेकिन फिर भी कुछ छोटी मोटी वारदात होती है जो इलेक्शंस के रिजल्ट को लेके अपोजिशन पार्टी या फिर कोई भी थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन करते हैं। उनमें क्या ऑब्जेक्शंस होता है, पहला बताते हैं कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर में फॉल नेम्स हैं वो एक्सक्लूड किए हुए हैं, इंक्लूड किए हुए हैं। फॉल्स यानी कि जिनको वोटर नहीं होना चाहिए उनके नाम इंक्लूड करके रखे हैं। मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज का गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का मिसयूज करती है। एक्सेसिव यूज ऑफ द मनी बाय द रिच कैंडिडेट एंड द बिग पार्टीज, जो अमीर कैंडिडेट्स हैं और बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो पैसे का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। अगर वो इलेक्शंस के ड्यूरेशन में बहुत सारे पैसे का इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली उससे होगा क्या कि जो उसके अपोजिट में जो इतने पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाता है उसको उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है, उसको उतने वोट नहीं मिलते। नेक्स्ट होता है इंटिमिडेशन ऑफ द वोटर्स एंड द रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। कई बार होता है कि जो मनी एंड मसल्स पावर वाले कंटेस्टेंट होते हैं, ताकतवर होते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, वो क्या करते हैं, जो वोटर्स हैं दूसरी अपोजिशन पार्टी का या कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनको धमकियां देते हैं, या फिर जिस दिन पोलिंग होता है रिगिंग हो जाती है, मतलब वहां पर किसी पार्टिकुलर कैंडिडेट के फेवर में बाकी वोटर्स को धमकी डालकर या कोई भी दूसरा तरीका अपनाकर किया जाता है। लेकिन ये कुछ छोटी घटनाएं होती है, इनसे पूरे देश के अंदर जो इलेक्शन हुए उनके रिजल्ट को इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता। यानी कि जो कैंडिडेट या फिर पॉलिटिकल पार्टी जीत के आनी चाहिए वो तो इन छोटी घटनाओं से किसी पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में इस तरह की एक दो जो भी इंसिडेंट्स होंगी उससे टोटल रिजल्ट बदल नहीं सकता। तो ये जो चीज है वो हमारी बनाती है भारत के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक। वो हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे इलेक्शन कमीशंस के पास में कौन कौन सी पावर है। आपको बताया था द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और मैंने ये भी कहा था कि देश के राष्ट्रपति चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट तो कर सकते हैं, लेकिन उनको उनकी पोजीशन से हटाना उतना ही मुश्किल काम है, उनको कोई हटाए नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब हम अपने इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक रखना चाहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इतनी हमने पावर दी है, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द जुडिशरी। जिस तरह से भारत के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट या और अन्य
अदालतें इंडिपेंडेंट हैं, पावरफुल है, उसी तरह से हमारे यहाँ पर इलेक्शन कमीशन भी उतना ही पावरफुल है। इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट, मतलब राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन टू द कंट्रोल ऑफ द इलेक्शंस, ये पूरा का पूरा अप टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, पूरे सारी चीजों की देखभाल करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है। इट इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट, हाउ द कंटेस्टेंट एंड द पार्टी शुड बिहेव ड्यूरिंग द इलेक्शन कमीशन, दैट इज आल्सो टेकन केयर ऑफ बाय द इलेक्शन कमीशन। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस। ये भी हम जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास में इतनी अथॉरिटी है, इवन द रूलिंग पार्टी हैज टू ओबे और हैज टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी द गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द इलेक्शंस कमीशन एंड नॉट द गवर्नमेंट। जब भी इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हो जाता है उस पर्टिकुलर पीरियड में, जब तक कि इलेक्शन खत्म नहीं हो जाते और रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाते, सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में काम करते हैं। और अगर पिछले 25 सालों की बात करें तो इलेक्शन कमीशन अपने आप में काफी ताकतवर बन के निकला है। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन की पावर स्टार्टिंग से अच्छी खासी पावर दी गई है, बट हाँ हम ये देखते हैं कि जैसा कि मैंने आपके साथ क्लास में भी डिस्कशन किया था कि जो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर टीएन सेशन बने थे, उन्होंने अपनी रियल पावर दैट हैज बीन इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उनको इस्तेमाल किया, और उसके बाद से जितने भी इलेक्शन कमिश्नर बने हैं वो सब अपनी पावर को इस्तेमाल करते गए हैं। और यही कारण है हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो इलेक्शन हैं वो ऑलमोस्ट फ्री एंड फेयर होते हैं। एक दूसरा भी देखते हैं, देखो अगर कोई इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है, उसको दूसरा देखने का तरीका ये भी हो सकता है पॉपुलर पार्टिसिपेशन, कि कितने जो टोटल परसेंटेज ऑफ द पीपल्स आर ईगरली इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन। तो भारत के अंदर हम देखेंगे, अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम के साथ में कंपैरिजन करें तो ये दिखा रहा है परसेंटेज में वोटर टर्नआउट। यहाँ पर देख रहे हो कि 1991 में यूनाइटेड किंगडम में 78% जो वोटर्स हैं, वहाँ की पॉपुलेशन सिटीजन्स हैं, वो पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर हम देखेंगे 2015 में, तो इनका ये जो ग्राफ है, जो लोगों का पार्टिसिपेशन है, जो लोग वोट डालने के लिए निकलते थे, वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया है। और ये जाकर कहीं ना कहीं यूनाइटेड किंगडम के लिए जो सिंबल पिंक इस्तेमाल किया, आप इसको देखोगे 78 से 66 पे आ गया है। लेकिन वहीं हम भारत की बात करें तो ये जो 56 टर्नआउट होता था, 56% लोग वोट के लिए इच्छुक होते थे, डालने के लिए निकलते थे 1991 में। और अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे 66% वोटर्स हैं वो अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि भारत के अंदर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं, तभी तो लोग पॉपुलर पार्टिसिपेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ा है। अगर हम दूसरे तरीके से देखें, ये एक और ग्राफ में देख सकते हैं वोटर टर्नआउट इन इंडिया एंड द यूएस बाय द सोशल ग्रुप्स। ये भी अपने आप में, मतलब देयर आर दी वेरियस सोशल ग्रुप्स इन इंडिया, बी इट अपर क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो आप परसेंटेज ऑफ वोटर्स का टर्नआउट ये भी देखो, यानी कि भारत के अंदर अगर हम देखें तो जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पुअर क्लासेस, पुअर स्ट्रेटा के लोग हैं, वो वोटर्स ज्यादा करते हैं। यानी कि ये देख लीजिए आप, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को देखिए, शेड्यूल्ड कास्ट को देखिए, 60% के लगभग वोटर का टर्नआउट रहता है इनका, क्योंकि इनको लगता है कि इनका वोट मैटर करता है इलेक्शन में, इनका डिसाइड करता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट चुन के आएगा। तो जब देश के अंदर इलेक्शन होते हैं और इलेक्शंस के अंदर जो चुन के लोग भेजते हैं, उनको लगता है कि गवर्नमेंट उनके अनुसार बनती है, तभी तो उनका वोटर टर्नआउट बढ़ता है। यानी कि उनको लगता है कि हमारे वोट की वैल्यू है। वहीं अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो वहां पर देखो, वहां के जो ओरिजिन लोग हैं, व्हाइट लोग हैं, वो 60% वोट करते हैं। यानी कि अमीर लोग हैं वो ज्यादातर, वो 60%, यानी कि भारत में गरीब लोग जो वोटर्स
ज़्यादा है, मतलब वो वोट में पार्टिसिपेशन ज़्यादा करते हैं। जबकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे वहाँ के जो स्थायी निवासी हैं, वाइट पीपल्स हैं, दे वोट फॉर 60%, और ब्लैक लोग हैं जो कि दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम द अदर कंटिनेंट्स और यू कैन से फ्रॉम द कंट्रीज, वो 56%, और हिस्पैनिक यानी कि जो स्पेन के रहने वाले लोग जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रह रहे हैं, वो 28% लोग पार्टिसिपेशन करते हैं। तो अगर सोशल ग्रुप के हिसाब से भी देखें तो भारत का ग्राफ अपने आप में मैटर करता है, दिखा रहा है कि यहाँ के लोग पॉलिटिकली एक्टिव है, अपने वोट की कीमत को पहचानते हैं और उसका इस्तेमाल भी करते हैं। ये इधर देख रहे हो आप 1996, उसके बाद में परसेंटेज किस तरह से 1998, 1999, 2004। तो ये अगर आप देख रहे हो तो इसमें भी आप ग्राफ को भारत का ये दिखा के रखा है, नेशनल इलेक्शन स्टडी ये भी दिखाता है कि यहाँ पर भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वोटर्स जो है अपने आप में काफी इंथुजियास्टिक रहते हैं अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए। फिर एक्सेप्टेंस तीसरा क्या है कि कोई भी देश में इलेक्शंस हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक वे में है, फ्री एंड फेयर है, वो इस बात से भी पता लगता है एक्सेप्टेंस ऑफ द आउटकम, जो इलेक्शंस का रिजल्ट आता है उसको कितने लोग स्वीकार करते हैं। तो ऑलमोस्ट इंडिया में वेदर बी इट अपोजिशन पार्टी, वो भी जो इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं उनको ऑलमोस्ट हो सकता है किसी बात को लेकर किसी पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं पे इलेक्शंस को लेकर किसी का कोई चार्ज हो सकता है रूलिंग गवर्नमेंट के ऊपर, अदरवाइज मोर और लेस सभी पॉलिटिकल पार्टी जो रिजल्ट्स इलेक्शन कमीशन के आते हैं उनको एक्सेप्ट करती होल हार्टेडली। तो आज के दिन हमने यही देखा कि हाउ द इलेक्शंस इन इंडिया आर डेमोक्रेटिक इलेक्शन, एंड अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम बात करेंगे व्हाट आर द चैलेंजेस टू द फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आगे मुलाकात होगी। थैंक यू।